वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा जो कि 2025 में होने वाली क्लास 10th के लिए, उसमें से सब्जेक्ट साइंस की मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच लेके आए हैं। जो कि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमने 3-4 साल प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से हमने ऐसा क्वेश्चन निकाला है जो कि बार बार वही क्वेश्चन को पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सारे 1 से लेके 20वां क्वेश्चन तक आप लोग देखें, तभी आप एक बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि हम टाइम को खराब नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते ही हैं टाइम खराब करना अच्छी बात नहीं है। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखो, पहले नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो मेरे भाई, गोलीय हो, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? ये चीज अभी हम तुरंत नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जान जाएंगे। और जानने आए ये चीज समझ रहा हूं, लेकिन जानने के साथ साथ समझने भी आओ। हम ऑप्शन तो रट लेंगे भाई कि हमारा ये आंसर है, ये आंसर है, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो फिर से पढ़ो। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है मेरे प्यारे भाई पारदर्शी की। अब पारदर्शी, आप एक चीज समझो, हमारे सामने ये मैट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम अपनी आंखों के सामने लगाए तो क्या हमें इधर से उधर दिखा? नहीं दिखा। मतलब ये जो हमारा वस्तु है, ये वस्तु क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु क्या है? पारदर्शी वस्तु हमारा है शीशा, एक है प्लास्टिक। ठीक है, वैसा प्लास्टिक जिसमें इस पार से उस पार दिखाई देती हो, ज्यादा कलर वाली तो दिखाई नहीं देती। ठीक है, व्हाइट सा जो होता है पूरी एकदम लाइट व्हाइट, उसमें हमें इस पार से उस पार दिखाई देती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम एक चीज समझो मेरे प्यारे भाई, एक चीज समझो। हमने प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में हमने किस किस चीज का अध्ययन किया? हमने अध्ययन किया, एक तो पहला हमारा था दर्पण। ठीक है, पहला दर्पण, और हमने दूसरा लेंस के बारे में क्या किया? पढ़ा। तो आप सब समझो, एक हमारा जो दर्पण है वो दर्पण पारदर्शी है, अपारदर्शी है। और ये चीज आप लोग कमेंट में लिखे ताकि मैं देखूं हमारे ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये चीज को जानते हैं। तो देखो, मैं बताना चाहता हूं, जो हमारा दर्पण होता है अपारदर्शी, क्योंकि इस पार से उस पार नहीं दिखता, क्योंकि एक साइड हमारा क्या है? रंगा होता है, तो इस पार से उस पार नहीं दिखता, इसलिए शीशा हमारा अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। तो यहाँ पे शीशा मीन्स दर्पण। ठीक है, शीशा वो जो एक साइड रंगा हो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखो, दर्पण की बात नहीं करी जा रही है। मतलब यहाँ क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? लेंस से पूछा जा रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर को पहले क्या करेंगे? ऑप्शन एक बार देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, सी में है गोलीय लेंस, ठीक है, और डी में है समतल दर्पण। तो हम दर्पण से नहीं पूछा जा रहा है, हम ऑप्शन नंबर पहले देखो, ये नंबर हमारा क्या है? ये में ऑप्शन नंबर गलत है, बी में भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के प्रति ये क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से नहीं होगा। नहीं, हमने पहले 2 ऑप्शन को हमने हटा दिया। आप लोग एक काम एग्जाम में जरूर करना। क्या करना? पहले आप ऑप्शन को हटाओ, फिर जो बचेगा, अभी मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, चारों में भटक जाओगे। अब पहले क्वेश्चन के माध्यम से ये देखो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, धीरे धीरे घटाओ, जो बच जाएगा समझ लो वही सही हो सकती है। लेकिन उसमें भी पूरी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए हटाने में। तो दर्पण से नहीं पूछी जाती, दोनों हटा दिया, हमारे पास बच गया त्रिज्या और गोलीय लेंस। तो देखो, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ जो होता है एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन तो आप सभी को साफ साफ पता हो। आप लोग ये चीज पहले जानते होंगे, मैं पता है आप लोग ऑप्शन सी पहले से करके बैठे होंगे, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछी जाए, है कि नहीं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं भाई? देखो समझो, यहाँ पे हमारी दांत क्या है? इतनी बड़ी है। अब इसे देखने के लिए मान लो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी क्या होगी? दांत के अंदर बीमारी होगी थोड़ी सी। अब हम क्या अपनी आंखों से देख पाएंगे बीमारी को? उसके अंदर क्या है, कैसी चीजें हो रही, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए डॉक्टर वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? देखो, बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए, दांत अगर इतनी बड़ी हो भाई, तो वो इतनी बड़ी देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे? अब देखो हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ए में है अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, और डी में क्या है? सभी दिया हुआ, यानी अवतल उत्तल समतल तीनों का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है बड़े भाई?
प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है, क्या होता है, बड़ा बनता है। और उत्तल में हमेशा क्या होती है, छोटी बनती है। उत्तल दर्पण गाड़ी वाड़ी में यूज की होती है, गाड़ी की जो शीशा लगी होती है दोनों साइड, देख पीछे की वस्तु देखने के लिए, छोटी दिखेगी तभी तो। चलो, समतल दर्पण में तो आपको पता है जैसा रहेगा हमारा वस्तु वैसे दिखेगी उसकी आकार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये। अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखती है, ठीक है। तो चलो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखो पढ़ो। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा प्रतीत होता है। सन बता क्या कहलाती है, कौन सी दर्पण कहलाती है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है केवल अवतल, बी में है केवल समतल, सी में है केवल युत्तल, और डी में क्या है, समतल अथवा युत्तल। तो देखो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समतल और उत्तल दोनों क्या करती है, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाती है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, पढ़ो। देखो मैं तो पढ़ ही रहा हूं, आप लोग भी पढ़ो, सुनने में मत रहो, पढ़ते भी चलो, क्या पता कहीं अशुद्धि लिखा हो। अब क्वेश्चन भी वहां पे बोर्ड एग्जाम में पढ़ के ही आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, न्यूनतम दूरी। तो देखो आप सभी को पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता रहा हूं, लो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज और समझो, जो हमारी आंख है वो कितनी दूरी तक देख सकती है, इसकी दृष्टि को हम कहते हैं 20/20, यानी 20/20 दृष्टि, इससे भी जानी जाती है। 20/20 आखिर है क्या, 20/20 ये है कि हमारी आंख 20 फीट या फिर 20 फुट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 फीट तक क्या होती है, चीजों को स्पष्ट देख पाती है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा में है, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयुक्त किया जाता है। उपयुक्त मीन्स किस चीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ये में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब हमने आपको क्या कहा था कि पहले आप ऑप्शन को हटाओ, तब यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हम सब जो चश्मा पहनते हैं उसमें दर्पण का यूज तो होता ही नहीं, उसमें यूज होता है लेंस की। यहाँ भाई ऑप्शन में इसने दर्पण कैसे दे दिया रे, चलो इसको पहले हमें हटा देते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन बचा है। अब देखो अगर जब एक ऑप्शन हमारा हट गया बड़े भाई, तो एक हट गया तो इनमें से कोई नहीं ये तभी लागू हो सकता है, ठीक है। एक हो गया, अब हमारे साथ कितना बचा, 2 बचा और एक ये बचा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उत्तल लेंस और ये देखते हैं अवतल लेंस, इन दोनों में से कौन सा होगा, या फिर ये डी वाला में कौन सा होगा। अब देखो ये चीज समझो, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति, तो निकट दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं, जरा एक बार हम जान लें। चलो समझो, आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है, वैसे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं। निकट दृष्टि दोष वो है जैसे कि हमारे पास एक माउस रखी हुई है, इस माउस को हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है यहाँ से थोड़ी दूरी की वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जो हमें पास की चीजें साफ दिखे लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखे, उसे हम क्या कहते हैं बड़े भाई, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं मायोपिया, क्या कहते हैं, मायोपिया, ठीक है। ऐसे कई बार पूछी जाती है कि निकट दृष्टि दोष से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो आप वहां पे अगर मायोपिया रहे तो वहां पे आप बड़े भाई उस पे सही कर देना, ठीक है। तो चलो अब इसमें से हम देखते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस का क्या काम है। तो देखो अवतल लेंस में क्या होती है, चीजें बड़ी दिखती है, और उत्तल लेंस में चीजें छोटी दिखती है। तो बड़ी दिखती है तो देखो अगर दूर की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, छोटी है, वहां लो दूर में छोटी दिखेगी, इसे स्पष्ट दिखने के लिए अवतल लेंस क्या करेगा, उस छोटी वस्तु को क्या करेगा भाई, बड़ा कर देगा, उसको कर देगा बड़ा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा क्या है, एम्पीयर,
एम्पियर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में है विद्युत आवेश का इकाई मात्रक। देखो विद्युत आवेश का इकाई मात्रक जहां पे रहे कूलाम वहां पे आप करो सही। ठीक है, कूलाम को हम सी से भी सूचित करते हैं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो देखो रसायन ऊर्जा को क्या करते हैं भाई, परिवर्तन करते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रभाव पूछा जा रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी हो जाएगी। अब समझो बड़े भाई, इसे समझो। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आई बराबर क्या होता है भाई, V बटा R। हमारा यार क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। आई हमारा विद्युत धारा हो गया, V हमारा वोल्टेज हो गया। अगर इसको दोगुना कर रहा है प्रतिरोध को, तो देखो आई बराबर V बटा 2 इंटू R। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर V बटा R इंटू 1 बटा 2। ठीक है, तो आई बराबर बी बटा आर तो एक कॉमन है, लेकिन हो परिवर्तन क्या हो रहा है, 1/2 से। ठीक है, 1/2 से गुना हो रही है, समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा बड़े भाई, विद्युत धारा का प्रभाव क्या पड़ेगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं। अरे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है, परितंत्र मीन्स इकाई। ओके, तो प्राकृतिक परितंत्र क्या है जिसे मानव ने नहीं बनाया, वो क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। तो इसमें से देखो 4 दिया हुआ है, तालाब, झील, खेत और बगीचा। तो बगीचा को तो मानव ने ही बनाया, ठीक है, मानव निर्मित है। खेत भी मानव निर्मित है। लेकिन आप प्यारे भाई ये बताओ कि झील क्या हम लोग बनाते हैं, नहीं, ये ऑटोमेटिक बनता है। ठीक है, और ये तालाब भी है, ये देखो जहाँ पे गड्ढा हो, जहाँ पानी की जमा हो जाती है वहां पे तालाब बन जाती है, धीरे धीरे पानी वानी तो साफ हो ही जाता है, सभी को भी पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 2 और 3, और डी में है केवल 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है क्षुद्रांत, बी में है बृहदांत, और सी में है अमाशय, और डी में है ग्रासिका। तो क्षुद्रांत को हम क्या कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी आंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब देखो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7 मीटर। ओके, और बड़ी आंत की आप जान भी लो। ठीक है, बड़ी आंत की होती है 1.5 मीटर। ठीक, तो इसमें से आहार नाल का सबसे लंबा भाग हमारा कौन सा है, ये है छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। ओके, चलो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, जो कि 12वां नंबर में है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब देख भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, होती है लीवर। क्या होती है, लीवर, जिसे हम हिंदी में अकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकृत भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, अकृत, जिसे कोई कोई अपनी लैंग्वेज में जिगरा भी बोलते हैं। जिगरा या जिगर जो भी हो, आप देख लेना आप लोग आपके क्षेत्र में कैसी भाषा इसे बोली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकृत। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां। अब इसे हम पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। देखो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, ये चीज को समझो। देखो नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु भी कहते हैं। ठीक है, और मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडाणु। अब इन दोनों के संयोजन से जो बनता है उसको हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। अब देखो युग्मनज से क्या बनता है, युग्मनज से बनता है भ्रूण। ओके, युग्मनज से भ्रूण, उसके बाद फिर बनता है शिशु। ओके, तो ये जो युग्मनज है ये सबसे छोटी इकाई है किसमें, जनन की प्रक्रिया में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज, यानी ऑप्शन नंबर ये। ठीक है,
अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, अंडाणु निषेचित होती है, यानी कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है गर्भाशय में, बी में है अंडाशय में, सी में है फैलोपियन नलिका में, यानी जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और डी है ऑप्शन नंबर डी में है योनि में। तो देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन नालिका में। ओके ठीक है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, Fe+CuSO4, ठीक है, ये यहाँ से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeSO4+Cu। इसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो Fe हमारा क्या है, लोहा है, ठीक है, CuSO4 है हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इससे हमारा बना के देखो, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया वह होती है कि कोई भी तत्व को हटाकर उसकी जगह पे वहां पे वो बैठ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो उस तत्व से, ठीक है, ज्यादा अभिक्रियाशील हो। अब देख भाई, ये Fe हमारा क्या है, लोहा है। अब ये लोहा अलग है और कॉपर सल्फेट एक साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ लोहा को अपने साथ, ओके, और यहाँ पे कॉपर को हटा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर के मुकाबले में लोहा जो हमारा है वो ज्यादा क्या है, प्रतिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अब आप समझो, एक कुत्ता को किसके साथ रहना पसंद करेगा, जो उसे ज्यादा खिलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ जो ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है वो क्या हो जा रहा है, उसके साथ सेटलमेंट हो जा रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। अब देखो हमने विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, बनाने की विधि, इसके रासायनिक नाम, ठीक है, हमने सारा चीज इसकी एक पूरी डिटेल में वीडियो बना दी है, ये आई बटन पे आपको दिख रही होगी, यहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। और नहीं तो देखो मैं इसकी जो आंसर है अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि विरंजक चूर्ण का सूत्र आखिर क्या होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3, बी में है CaCl2O, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, CaOCl2। अब हम इसको पढ़ते क्या है, देखो Ca से हमारा हो गया कैल्शियम, O से हो गया हमारा ऑक्सीजन, और Cl2 हमारा क्या है, ये है हमारा क्लोरीन। तो इसको हम एक साथ पढ़ते हैं मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर विरंजक चूर्ण का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता पूछी जा रही है। तो आप सब बताओ, हमने आप सभी को पढ़ा भी रखा है संयोजकता क्या है। अब देखो किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है, ये चीज को समझो, ठीक है। कोई भी तत्व की, मान लो ये हमारा तत्व है कार्बन, ठीक है, कार्बन, ये हमारा कार्बन। अब इसकी जो बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासा पहले निकाल लेना। जो इसकी बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखो इसकी पहले कक्षा में 2 रहेगा, अंतिम कक्षा में 4 रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, और जितने परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले में ये 2 हो गया, और इसका दूसरा में क्या हो गया, अंतिम कक्षा में इसका 4 बच रहा है। तो इसकी कार्बन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, ये होगी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। 18वां में क्या कह रहा है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किससे, चाकू से, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो देखो हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण उसमें पढ़ा रहे थे, उसमें ये चीज हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की है कि सोडियम क्या है, एक हमारा धातु है, ठीक है, जो से हम क्या करते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे चाकू से आसानी से काटा जाता है, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु के तार के रूप में उपलब्ध है।
अरे निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है? निम्नलिखित मतलब क्या होता है? जो इस क्वेश्चन के नीचे दिया गया हो, ठीक है, जो आपको कई सारे ऑप्शन दिए हो, कई सारे पॉइंट दिए हो, उसी को सबको एक मिला के हम उसे कहते हैं निम्नलिखित। ओके, तो ये इसका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये सारे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि तार के रूप में उपलब्ध है, और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कॉपर, बी में दिया हुआ है मैग्नीशियम, सी में दिया हुआ है कैल्शियम और डी में दिया हुआ है लेड। अब देखो कॉपर, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है शुद्ध सोना कितनी कैरेट का होता है? अब ऑप्शन ए में है 18, ऑप्शन बी में है 22, 24 और 26। ठीक है, अब 18 22 मतलब इसके आगे क्या छुपा हुआ है? कैरेट भी छुपा हुआ है। ये मत समझना सिर्फ 18 24, चूंकि क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा रही कितनी कैरेट का होती है, तो हमने 18 22 24 और 26 यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इसमें से आप, इसका मैं आंसर आप सभी को अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सी सही है, ये क्वेश्चन की आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, ताकि हम भी देखें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो शुद्ध सोना कितने कैरेट की होती है, ये चीज की जानकारी है। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आप सभी को ये चीज बता देना चाहता हूं कि ऐसे साइंस के साथ साथ और भी एक हिंदी और मैथ की तैयारी हम लोग इस चैनल पे करवाते हैं। ठीक है, जो कि मैथ अरुण सर पढ़ाते हैं और हिंदी जो है वो सपना मैम पढ़ाती है। तो आप चैनल पे पूरी विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके उन सब चीज़ों पे विजिट करें और देखें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।